गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर लतिका वर्मा हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एमएम महिला कॉलेज आरा। आज का जो टॉपिक जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, जो कि एक रिसर्च डिज़ाइन का ही एक प्रकार है और इसके बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने रिसर्च डिज़ाइन के विभिन्न प्रकारों के बारे में चर्चा की है, और जिसमें सिंगल ग्रुप डिज़ाइन, बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन और आज है रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में के अंतर्गत आता है, साथ ही साथ अंडर ग्रेजुएट कोर्स में भी हम लोग पढ़ते हैं कहीं कहीं पर। पेपर का नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी और CC3 यूनिट 2 के अंतर्गत ये आता है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि मीनिंग ऑफ रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। लेट मी रीड आउट, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। In a randomized experimental design, objects or individuals are randomly assigned to an experimental group। इसका मतलब ये हुआ कि रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स यानी कि जो हमारे प्रयोज्य होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको हम लोग रैंडमली असाइन करते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। रैंडम वे तो आपको हम बताया है, जो कि कहते हैं बाई चांस। बाई चांस जो होता है यानी कि इट इज़ अ रैंडमली जो सिलेक्टेड जो सैम्पल होता है, उसमें सारे लोगों को, जितने लोगों को हम लोग को लेना है उसको हम लोग ले लेते हैं पहले, और फिर रैंडमली उसको हम लोग असाइन करते हैं कि कौन किस ग्रुप में जाता है। यूजिंग रैंडमाइजेशन इज़ द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ क्रिएटिंग होमोजेनस ट्रीटमेंट ग्रुप। रैंडमाइजेशन डिफ़िकल्ट तो है, परंतु रैंडमाइजेशन के साथ क्या होता है कि जो भी हमारा ग्रुप बनता है जिसके ऊपर हम ट्रीटमेंट करते हैं, वो बहुत ही रिलायबल ग्रुप है, बन जाता है। तो ये इट इज़ अ वेरी रिलायबल मेथड जो हम क्रिएट करते हैं ग्रुप, उसके लिए रैंडमाइजेशन इज़ अ वेरी रिलायबल मेथड और बहुत ही विश्वसनीय विधि है ये, विदाउट इन्वॉल्विंग एनी पोटेंशियल बायस और जजमेंट। इसमें चूँकि ये रैंडम वे में किया जाता है, इसलिए इसमें कहीं पक्षपात की भावना तो आती ही नहीं है, और इसमें कोई जजमेंट्स भी नहीं होता है कि कौन सही है कौन गलत है। बिल्कुल रैंडम वे में उसको हम लोग डिवाइड करते हैं विभिन्न ग्रुप्स में। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन रिफर्स टू हाउ पार्टिसिपेंट्स आर एलोकेटेड टू द डिफरेंट कंडीशंस इन एन एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का विभिन्न प्रकार को यूज़ करते हैं, विभिन्न तरीके से यूज़ करते हैं और अलग अलग ग्रुप्स में, और हम लोग ये देखते हैं एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि कौन सा ग्रुप बेटर है, कौन सा में क्या फ़ायदा है, कौन सा में क्या नुकसान हो रहा है, कौन सा किस तरह से पार्टिसिपेंट्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे उसको कोऑपरेट करते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि हम लोग एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन से देखते हैं, और इसमें हम लोग अलग अलग कंडीशंस देते हैं एक्सपेरिमेंट का, अलग अलग कंडीशंस में इंडिविजुअल्स को टेस्ट करते हैं, और तब हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि ये कैसे होगा। यानी कि ये बहुत ही साइंटिफिक मेथड है जो रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है। इट इज़ अ वेरी साइंटिफिक मेथड, और क्यों साइंटिफिक है, क्योंकि इसको हम लोग बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में और सिस्टमेटिक वे में करते हैं। और रैंडमाइजेशन जो होता है, इट इज़ वेल एक्सेप्टेड कि रैंडमाइज्ड ग्रुप जो भी तैयार होता है उसमें कहीं किसी तरह का ना कोई बायस होता है, ना किसी तरह का हम लोग जजमेंट कर सकते हैं। इसमें न ये देखते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, किसी तरह का कोई इसमें भी सब्जेक्टिव वैल्यू इसमें कोई काम ही नहीं करता। तो इस तरीके से जो भी हम लोग ये ग्रुप बनाते हैं वो बिल्कुल सही और निष्पक्ष तैयार होता है। एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, इसको हम लोग एग्जाम्पल के रूप में अगर समझेंगे तो दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज़ समटाइम्स कॉल्ड इंडिपेंडेंट मेजर्स डिज़ाइन बिकॉज ईच पार्टिसिपेंट इज़ असाइंड टू ओनली वन ट्रीटमेंट ग्रुप। इसमें क्या होता है कि जितने भी लोग होते हैं, वो लोग जितने पार्टिसिपेंट्स कहेंगे या प्रयोज्य कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे जिसके ऊपर हम लोग प्रयोग करते हैं, उन लोगों का जब हम रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं तो हम लोग एक इमेजिनरी प्रयोज्य का ये करते हैं कि इस तरीके से हम लोग इसको चुनेंगे। तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि वो एक ट्रीटमेंट ग्रुप में एक ही तरह का पार्टिसिपेंट रहता है। जितने भी ट्रीटमेंट ग्रुप बनाएं, 2, 3, 4, 5, जितना भी आवश्यकता हो, जितने हमको कंपैरिजन करने हो, जितने हमारे वेरिएबल्स हो, जितने हमारे
इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को जिस जिस क्वालिटी में, जिस क्वांटिटी में, जिस स्ट्रेंथ के साथ हम लोग वहाँ पर डालना चाहते हैं, तो अलग अलग हम लोग ट्रीटमेंट ग्रुप का निर्माण करते हैं इसमें। और हम लोग देखते हैं, और ये इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो भी पार्टिसिपेंट है वो एक ही ग्रुप में एक ही व्यक्ति के साथ वो इंटरैक्ट करता है। इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर टेस्टिंग न्यू डिप्रेशन मेडिकेशन, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग लेते हैं डिप्रेशन मेडिकेशन, यानी कि अगर कुछ लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं, जैसे आजकल हमारे आज के जो वर्तमान स्थिति है हमारे देश, हमारे पूरे वर्ल्ड की, पूरे विश्व की, वो है कोरोना महामारी। अगर कोरोना महामारी जिसको होता है वो, जिसको नहीं होता है वो, सारे लोग डिप्रेशन के शिकार काफ़ी लोग हो रहे हैं, हद से ज़्यादा, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो अधेड़ उम्र का हो, चाहे वो बूढ़ा व्यक्ति हो। हर व्यक्ति का डिप्रेशन का अलग अलग स्ट्रेंथ है, अलग अलग रीज़न है। लॉकडाउन के चलते काफ़ी लोग घर के अंदर हैं, किसी का बिज़नेस नहीं चल रहा है, बच्चे की पढ़ाई जा रही है, बच्चे घर में हैं, उधम मचाते हैं, बच्चों का संपूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है, माता पिता भी कंटिन्यूअस वर्क कर रहे हैं, कभी बच्चों को देखते हैं, कभी अपना कार्य देखते हैं, कभी अपना ऑफिस का कार्य घर से करते हैं। ये सारे चीज़ों में बहुत ज़्यादा लाइफ डिस्टर्ब्ड हो गया है। जो नॉर्मल लाइफ हम लोग लीड करते थे वो नॉर्मल लाइफ अब लीड नहीं कर पाते। वैसे स्थिति में डिप्रेशन का होना बिल्कुल लाजिमी है। ऐसे स्थिति में हम लोग अगर इस तरह का देखते हैं कि ऐसे पेशेंट्स को कैसे हम लोग किस मेडिकेशन के द्वारा इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, तो उसको हम लोग समझ लीजिए 3 ग्रुप में बांटते हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में क्या होता है, एक्चुअल ट्रीटमेंट हम लोग लेवल 1 एक तरह का ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, लेवल 2 दूसरे ग्रुप में यूज़ करते हैं, लेवल 3 तीसरे ग्रुप में यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम लोग और आगे बढ़ाना चाहें तो और आगे बढ़ा सकते हैं, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप, 6 ग्रुप। लेकिन इसमें अलग अलग तरीके का मेडिकेशन हम लोग इंड्यूस करते हैं। जब अलग अलग तरह का मेडिकेशन इंड्यूस करते हैं तो नेचुरली उसमें हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा, और लास्ट में हम लोग ये कंपेयर करते हैं कि इस तरह के डिप्रेशन में कौन सा मेडिकेशन ज़्यादा सूटेबल है और ज़्यादा यूज़फुल है। तो इस तरीके से हम लोग एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन करते हैं। वाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस आर यूज्ड, क्यों हम लोग एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का यूज़ करते हैं। आप लोग अभी तक तो ये समझ ही गए होंगे कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज़ सो इम्पॉर्टेंट एंड सो यूज़फुल फॉर एनी टाइप ऑफ रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस जो हम बनाते हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से पक्षपात का, उसमें कोई अनबायस्ड वे में बनाते हैं, निष्पक्ष रूप से बनाते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ रैंडमाइज्ड वे में बनाते हैं, जहाँ पर कहीं किसी तरह का कोई दोष नहीं हो पाता। यहाँ पर सारा कुछ सिस्टम में होता है, सिस्टमैटिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लोग यहाँ काम करते हैं। तो इतने सारे जो ये हैं, तो इसलिए हम लोग इसमें एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, आइए देखते हैं। Experimental designs are used so that the treatments may be assigned in an organized manner, अभी हमने बताया आपको, to allow valid statistical analysis to be carried out on the resulting data। यानी कि जो भी हम लोग बनाते हैं डिज़ाइन, उसका ये ध्येय रहता है, उसका ये लक्ष्य रहता है कि ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लोग बनाएं, और जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम लोग करते हैं वो डेटा का वो बिल्कुल सही हो। Different designs isolate different known or suspected sources of variation so that the treatment effects can be evaluated free of extraneous environmental or other influences। यानी जितने भी influences होते हैं, natural influences होते हैं, जो extraneous, जो environmental, जो हमारे वातावरण में जो रहते हैं, जो प्रभाव डाल सकते हैं, इन सारे बातों को भी हम लोग उसको इसमें इफ़ेक्ट्स देख सकते हैं। Statistical theory also requires that certain conditions be met during the execution of the experiment to permit valid probability statement to be made। इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं, इसको रिक्वायर स्टैटिस्टिकल जो थ्योरी है वो इस बात को समझता है कि इसमें जो भी कंडीशंस होंगे वो ऐसे होने चाहिए जो कि हम जब एक्सपेरिमेंट के द्वारा कुछ हम वैलिड जो उसका रिज़ल्ट ऑब्टेन कर सकें, इसके लिए वो सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें। स्टेप्स टू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, इसमें कुछ स्टेप्स हैं, जिस मापदंड जिसको हम कहेंगे, क्राइटेरियाज जो कहेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के लिए। पहला है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले ये होता है कि हम लोग कोई भी डिज़ाइन बनाने के पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़
प्रॉब्लम और द क्वेश्चन, जो भी समस्या को लेकर हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, जो रिसर्च करने जा रहे हैं, उसको समझना, उसको आइडेंटिफाई करना, हर तरीके से उसके कॉज एंड इफ़ेक्ट को, उसके इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कंट्रोल वेरिएबल्स को, हर चीज़ को हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक, उसके बाद आता है फॉर्म अ हाइपोथेसिस और सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। नेचुरली जैसे ही हमारे सामने प्रॉब्लम आएगा, हम उसके विभिन्न स्रोत खोजना शुरू करेंगे कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकें, उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। सोल्यूशन ढूंढने के बाद हम लोग हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस भी जो बनेगा वो भी एक साइंटिफिक सोर्स के द्वारा बनेगा। ऐसे ही कोई मनगढ़ंत नहीं बना सकता, बल्कि उसका सोर्सेज है, जो हमने पिछले वीडियोस में आपको बहुत ही डिटेल में बतलाया है कि हाइपोथेसिस का सोर्स क्या होता है। तो ये हाइपोथेसिस का जो सोर्सेज होते हैं, उनको हम लोग ध्यान में रखते हुए प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है डिज़ाइन द एक्सपेरिमेंट टू बी यूज्ड टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन करने का मतलब ये होता है कि उसको हम लोग सारे टूल्स को देखेंगे, सारे मेथडोलॉजी को पढ़ेंगे, कौन सा टूल से हम लोग कौन सा स्केलिंग मेथड हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं, कैसा हमारा प्रोसीजर होगा, कैसा हमारा सैम्पल होगा, इत्यादि इत्यादि। तो ये सारे बातों को लेकर हम लोग एक डिज़ाइनिंग करते हैं कि एक प्री प्लानिंग अगर हम कहें तो ज़्यादा सही होगा। हम लोग प्री प्लानिंग करते हैं कि इस तरीके से हम लोग को एक्सपेरिमेंट को कैरी ओवर करना है, तो ये सारा डिज़ाइनिंग पहले से हम लोग प्री प्लानिंग कर लेते हैं ताकि हम अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकें। नेक्स्ट है कैरी आउट एक्सपेरिमेंट, यानी कि अब हम एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। मतलब कैरी आउट एक्सपेरिमेंट का अर्थ हुआ कि हम लोग एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। एनालाइज डेटा एंड ऑब्जर्वेशन। अब जो भी डेटा हमने प्राप्त किया एक्सपेरिमेंट के द्वारा, जो भी हम लोगों ने आंकड़ा प्राप्त किया, उन आंकड़ों को हम लोग देखेंगे, एनालाइज करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे। और अंत में आता है स्टेट कंक्लूजन्स, यानी कि जो भी हमारा एनालिसिस होगा, जो भी हमारा मूल्यांकन हम लोग कर पाएंगे, जो विश्लेषण कर पाएंगे, जो हम लोग ऑब्ज़र्व किए, उसका हम लोग एक कंक्लूजन के तौर पर बता सकते हैं, निष्कर्ष के तौर पर। तो ये टोटल स्टेप्स है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का, ताकि हम लोग सिस्टमेटिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में हम इसको अपने रिसर्च वर्क को आगे बढ़ा सकें। तो ये एक स्टेप वाइज हम लोग बढ़ें तो ज़्यादा सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड होता है। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। इसमें भी एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट है कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी इज़ अलाउड, एनी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स एंड रेप्लिकेट्स मे बी यूज्ड। इसमें यह है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत रहती है, बहुत ही अच्छी बात है इसमें, क्योंकि हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी अगर किसी डिज़ाइन में हो तो आवश्यकता अनुसार उसमें हम लोग परिवर्तन ला सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी सोशल रिसर्च के लिए। यदि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है तो काफ़ी वो जो ऑथेंटिक आंसर हमको उपलब्ध हो जाता है। सेकेंड है रिलेटिवली ईजी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इवन विथ वेरिएबल रेप्लिकेट्स एंड वेरिएबल एक्सपेरिमेंटल एरर्स फॉर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। ये इसमें क्या होता है कि जो भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम लोग करते हैं, दैट इज़ वेरी सिंपल और बहुत ही सही होता है और बहुत ही ऑथेंटिक होता है। एनालिसिस रिमेन्स सिंपल व्हेन डेटा आर मिसिंग। डेटा कभी कभी नहीं मिल पाता है पूरी तरह से, लेकिन फिर भी हम उसका एनालिसिस बहुत से सरल तरीके से कर पाने में सक्षम होते हैं। ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर एरर फॉर अ गिवन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स एंड ट्रीटमेंट्स। जितने भी यूनिट्स हैं और ट्रीटमेंट का है, उसमें ये लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एरर भी दिया जाता है। ये सभी प्रकार के एक्सपेरिमेंट डिज़ाइंस में नहीं पाया जाता है, लेकिन ख़ास तौर पर ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में पाया जाता है। ये क्वालिटी, ये एडवांटेज। तो ये इतने सारे एडवांटेजेस हैं रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के। अब आते हैं हम लोग डिसएडवांटेज ऑफ रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। डिसएडवांटेज तो इसमें बहुत कम है क्योंकि ये काफ़ी सक्षम विधि है, लेकिन आइए फिर भी कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि रह ही जाती है हर चीज़ में। आइए देखते हैं। रिलेटिवली लो एक्यूरेसी ड्यू टू लैक ऑफ रिस्ट्रिक्शंस विच अलाउ एनवायरमेंटल वेरिएशन टू एंटर एक्सपेरिमेंटल एरर। बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या है कि चूँकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो इसमें लैक ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हो जाता है, यानी इसमें रोक कम हो जाता है। इसमें क्या होता है कि खुल जाता है व्यक्ति, और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग उसको
आउट ऑफ ट्रैक भी जा सकते हैं, और उसके चलते क्या होता है कि हमारा जो रिज़ल्ट होता है वो एक्यूरेट नहीं हो पाता। तो यहाँ पर लो एक्यूरेसी एक रीज़न है जो कि इसके चलते रैंडमाइज्ड जो फ्लेक्सिबिलिटी के चलते हो सकता है। नेक्स्ट है नॉट सूटेड फॉर लार्ज नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स बिकॉज अ रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इज़ नीडेड विच इंक्रीजेस द वेरिएशन। इसमें बहुत बड़ा ग्रुप के ऊपर हम लोग इसको स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ज़रूरत होगी। अब ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जहाँ यूज़ होगी वहाँ पर खर्च भी बढ़ेगा, मेहनत भी बढ़ेगा, हर तरह का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत बड़े लार्ज ग्रुप्स के ऊपर इसको हम लोग ट्रीटमेंट इसका नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग लिमिटेड नंबर में ही कर सकते हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो इसमें अगर हम इसको डिसएडवांटेज के रूप में देखें तो ये डीमेरिट है इसका, लेकिन अगर छोटे संख्या के लोगों पर करना है ट्रीटमेंट तो फिर इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो ये डिपेंड करता है हमारे रिसर्चर के ऊपर कि वो किस तरह का ग्रुप ले रहे हैं, कितने संख्या में ले रहे हैं, क्या उनको रिसर्च करना है, क्या लक्ष्य है उनका, क्या समस्या है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको कि हम लोग देखते हैं कि रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, रिसर्च डिज़ाइंस हैं। अब यहाँ पर किस समस्या के लिए, कितने लोगों के ऊपर, कौन सा सैम्पल हैं, तो इतने सारे जहाँ पर प्रश्न चिन्ह हैं उसको तो सोच समझ के ही डिसाइड करना होगा। और ये सोच समझ कर डिसाइड कौन करता है? रिसर्चर ही करता है। उसका एक्सपीरियंस, उसका स्किल, उसका नॉलेज, ये सब इसको कर पाने में सक्षम होता है। एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ रैंडमाइज्ड डिज़ाइन। अब इसको हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ, तो हम लोग इसको अप्रोप्रिएटली कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अंडर कंडीशंस वेयर द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इज़ होमोजेनस, दैट इज़ लेबोरेटरी और ग्रोथ चेम्बर एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि अभी हम बताया था हमने कि छोटे ग्रुप पर कर सकते हैं, तो इसको हम लोग लेबोरेटरी में कर सकते हैं, इसको हम लोग होमोजेनस ग्रुप पर कर सकते हैं, ज़्यादा यूज़फुल होगा, अप्रोप्रिएट होगा। वेयर अ फ्रैक्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स इज़ लाइकली टू बी डिस्ट्रॉयड और फेल टू रिस्पॉन्ड, जहाँ पर कभी कभी एक्सपेरिमेंटल यूनिट जो होता है वो डिस्ट्रॉय होने की चांस होती है, तो वहाँ पर भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इन स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स वेन देयर इज़ अ स्मॉल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यहाँ पर भी जैसा कि हमने पहले बताया कि स्मॉल ग्रुप के ऊपर में ज़्यादा यूज़फुल होता है लार्ज ग्रुप की अपेक्षा। नेक्स्ट है द कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन इज सेल्डम यूज्ड इन फील्ड एक्सपेरिमेंट्स वेयर द रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन हैज़ बीन consistently more accurate since there are usually recognizable sources of environmental variation। यहाँ पर क्या होता है, फील्ड स्टडी हम लोग नहीं कर सकते हैं। फील्ड एक्सपेरिमेंट में अगर करना हो तो हम लोग ये मेथड बिल्कुल ही यूज़फुल नहीं होता है, इसलिए बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट होता है। तो इसको हम लोग बहुत कम, मतलब ऐसे ही कुछ मौका आया, चांस हुआ तो कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट वेरी अप्रोप्रिएट फॉर द फील्ड एक्सपेरिमेंट्स। कंक्लूजन के तौर पर हम लोग ये कह सकते हैं कि इन द स्टैटिस्टिकल थियोरी ऑफ डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स रैंडमाइजेशन इन्वॉल्व्स randomly allocating the experimental units across the treatment group. In the design of experiment, the simplest design for comparing treatment is the randomized experimental design। बिल्कुल सही बात है, ये हमने पहले समझाया है आपको कि randomization is so important। The 5 important components of the method, जो 5 कंपोनेंट हमने आपको बतलाया था, स्टेप्स, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, मेथड, रिजल्ट, ये सब और ज़्यादा इसको साइंटिफिक बना देता है। Following these procedures, it ensures that the experiment can be repeated and also the result obtained can be accepted by the researchers। यानी कि इसको हम लोग रिटेस्ट रिपीट कर सकते हैं और रिपीट करने के बाद इसको हम एक्सेप्टेबल बना सकते हैं रिसर्चर्स के लिए। तो इस तरह से हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं और ये देखते हुए, ये महसूस करते हुए कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन फॉर एनी टाइप ऑफ रिसर्च। आप लोग ने ये वीडियो देखा और उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।